Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were talking about cash flow, cash inflows, and cash outflow in the last lesson. Here is summary of the previous lesson. We talked about the importance of cash for a business. We also talked about the cash flow and both the cash inflows and cash outflows in detail. We are so talked about what the cash flow is not, that what is the difference between cash flow and a profit of a business. Today we will discuss cash flow cycle. By cash flow cycle we means a process, a multi-step process showing different links between cash inflows and cash outflows of a business. किसी भी business के दौरान कैश बाहर जाना और कैश फिर वापस बिजनेस में आना, ये पूरा एक साइक्लिकल प्रोसेस है। ये डिफरेंट स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है। ऐसा नहीं होता कि कैश आउटफ्लो के फ़ौरन बाद कैश इनफ्लो हो जाए, उसमें कुछ टाइम लगता है। डिफरेंट स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें हम जो मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेप्स हैं उस पर फर्दर बात कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या होता है जी, कैश इज़ नीडेड टू पे फॉर एसेंशियल मटेरियल्स एंड पेमेंट फॉर अदर कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस। जब भी कोई बिज़नेस अपना जो एक्टिविटी, बिज़नेस एक्टिविटी है वो स्टार्ट करता है तो सबसे पहले उसको वो परचेजेस करना पड़ती हैं। या वो मटेरियल परचेज करेगा जिससे फर्दर वो प्रोडक्शन का प्रोसेस कैरी ऑन कर सकेगा, या फिर मर्चेंडाइज परचेज करेगा जिससे वो चीज़ें ख़रीद के दोबारा से बेचने का प्रोसेस शुरू कर सकेगा। लेकिन इनिशियली उसको पेमेंट करना पड़ती है कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो एट द वेरी फर्स्ट स्टेप a business is supposed to have a cash outflow for certain activities like essential materials and payment for other costs. Similarly, at the second step, cash is also needed for carry out production processes for certain goods or services like payment of wages, salaries, rent of the building, etc. जब कोई बिज़नेस मटेरियल परचेज कर चुका होता है तो उसके बाद, या मर्चेंडाइज परचेज कर चुका होता है, तो सेकंड स्टेज पे उस मटेरियल से या तो वो प्रोडक्शन का प्रोसेस जारी करता है या फिर फर्दर अपनी जो अगर वो सर्विसेज से रिलेटेड बिजनेस है वो सर्विसेज ऑफर करने का प्रोसेस शुरू करता है। तो इस सारे प्रोसेस के दौरान भी सर्टन एक्टिविटीज़ के लिए उसको पेमेंट्स करना पड़ती हैं। फॉर सपोज जो वर्कर्स हैं उनको वेजेस देना पड़ती हैं, या अपने जो परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनको सैलरीज देना पड़ती हैं, या अगर बिल्डिंग रेंट पे है तो उस बिल्डिंग का रेंट पे करना पड़ता है, या यूटिलिटी बिल्स हैं तो वो यूटिलिटी बिल्स पे करना पड़ते हैं, या इस तरह के बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान ज़रूरी होते हैं, उनको कैरी ऑन करने के लिए भी यहाँ पे भी पेमेंट्स करना पड़ती हैं। एट द थर्ड स्टेप, कस्टमर, जब आपकी प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है, गुड्स प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं, तो फिर बिजनेसेस अपने कस्टमर्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे उसकी खैर समरी है कि कस्टमर्स फाउंड एंड प्रोडक्ट इज़ सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, द पेमेंट विल बी मेड एट सम फ्यूचर डेट, मीन्स नो कैश हैज़ बिन रिसीव्ड एज येट। जब प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है तो उसके बाद बिजनेसेस अपने कस्टमर्स को फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च की जाती है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं उनके साथ राब्ते किए जाते हैं। और उसके बाद जब कस्टमर्स हम फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ आपकी सेल क्रेडिट बेसिस पे होती है, कुछ कैश बेसिस पे होती है। अगर तो कैश हो तो वहाँ ही कुछ पेमेंट जो है आपकी इनफ्लो शुरू हो जाती है। लेकिन आजकल के दौर में अगर हम देखें तो बिजनेसेस मोस्टली क्रेडिट बेसिस पे सेल्स करते हैं, एक इंसेंटिव के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, एक कंपेटिटिव एज के तौर पे यूज़ करते हैं ताकि सेल्स को इंक्रीज़ किया जा सके। तो क्रेडिट बेसिस पे अगर चीज़ें सेल आउट कर दी जाती हैं, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि क्रेडिट बेसिस पे वहाँ पे सेल आउट कर दी किसी बिज़नेस ने अपने मर्चेंडाइज या जो भी प्रोडक्ट थी, उसके बाद फोर्थ स्टेप है कि जिसमें वो स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट जिसके लिए कि हमने अपने जो कस्टमर्स थे उनको क्रेडिट बेसिस पे सेल आउट की थी, उस डेट पे अब वो कस्टमर जो है वो पे बैक करते हैं उस बिज़नेस को।
the cash is received from the credit customers. Now again this cash will be needed for the payment of bought in materials and for the continual of cyclical process. once again जब पेमेंट रिसीव हो जाती है तो यहाँ पे आके हमारी जो कैश फ्लो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाती है और फिर नए सिरे से वही प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाता है, फिर से मटेरियल परचेज करने के लिए या बाकी एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए कैश की ज़रूरत होती है। और अगेन वही प्रोसेस जो हमने 4 स्टेप्स में डिस्कस किया है एक बार फिर से शुरू हो जाता है। हियर इज समरी ऑफ द डिस्कशन फॉर टुडे, द कैश फ्लो साइकिल। पहले स्टेप पे अगर हम देखें तो जो स्टॉक्स हैं वो ऑर्डर किए जा रहे हैं सप्लायर से, उसके लिए पेमेंट करने की जा रही है और इसमें कैश आउट फ्लो हो रही है। सिमिलरली प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया गया है और प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान वर्कर्स को पेमेंट्स वगैरह करने के लिए भी हमें कैश की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये दोनों फर्स्ट स्टेप जो हैं इनमें कैश आउट फ्लो हो रही है। यहाँ पे यही मेंशन किया जा रहा है कि यहाँ तक कैश आउट फ्लो हो रही है। फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर ली जाती हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है जी कि वो स्टॉक्स बिजनेस पास रखता है और कस्टमर्स फाइंड आउट करता है और फिर ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो कस्टमर्स को सेल आउट कर दी जाती हैं। कुछ अमाउंट इसमें क्रेडिट बेसिस पे होती है, कुछ कैश बेसिस पे होती है। अगर कैश बेसिस पे हो तो यहीं से कैश इनफ्लो स्टार्ट हो जाता है, अदरवाइज़ अगर क्रेडिट बेसिस पे ये सेल की गई हैं तो फिर फ्यूचर डेट में कस्टमर्स जो हैं वो पे कर देते हैं उस परचेजेज के लिए जो चीज़ें उन्होंने परचेज़ की होती हैं क्रेडिट बेसिस पे। तो ये कैश इनफ्लो यहाँ से दोबारा से जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है और वंस अगेन फिर वही प्रोसेस बिजनेस एक नए सिरे से स्टार्ट कर देता है और ये प्रोसेस कैरी ऑन रहता है, चलता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम।